चैप्टर 4 है बुक का कि रेशो का मतलब क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग रेशो का क्या मतलब होता है। आप इसको यूज समझिए कि रेशो का मतलब यह बताया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू टर्म्स या टू आइटम्स नोन एज रेशो। मतलब ये कि जैसे हम कोई दो चीजों के टर्म, रेशो से क्या है कि एक शॉर्ट वर्जन में जाता है। रेशो एक तरह की समरी है, डिसीजन मतलब जल्दी बात को समझने में काम आ जाती है, इसलिए हम रेशो कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो किसी भी दो चीजों की रेशो को अगर हम देखें तो हमें डिसीजन मेकिंग थोड़ी इजी हो जाती है। जिसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं कि अगर हम ये देखना चाहें कि किसी क्लासरूम के अंदर बॉयज और गर्ल्स की रेशो क्या है, तो इस स्कूल के अंदर कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, उससे बेटर ये कि अगर हम ये बोले कि 60% गर्ल्स हैं 40% बॉयज हैं, तो 60-40 रेशो है। अब ये कुछ मीनिंग निकलता है, कुछ डिसीजन लेने के काम आ सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है। या अगर हम ये जानना चाहें कि चलिए ये बॉयज और गर्ल्स का हमने कॉम्बिनेशन देखा, अगर हम ये जानना चाहें कि 12th के अंदर बच्चों का रिजल्ट आता है तो कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जिनका बिलो 90% रिजल्ट आता है और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अबव 90% रिजल्ट आता है। तो एनीवे ये दो तरह के कॉम्बिनेशन है। तो किसी भी दो कॉम्बिनेशन को अगर हमें चेक करना हो तो हम उसे रेशो बोलते हैं। रेशो किसी भी दो चीजों के बीच में देखी जाती है। ये इसका एक नॉर्मल मीनिंग है कि व्हाट इज रेशो। अब स्टूडेंट ये कहता है कि सर 12th क्लास के अंदर हमारे को क्या पढ़ना है रेशो से, हमें क्या करना है किसी दो चीजों के कॉम्बिनेशन को देख के, और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो पूरी क्लास एक बात अच्छे ढंग से समझे कि हमें अकाउंट्स के अंदर जो दो कॉम्बिनेशन देखने होते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के देखने होते हैं। क्या मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट जानता है व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्या मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट जानता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? यस सर। यस सर। किसे कहते हैं? बैलेंस शीट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। आप ऐसे समझो, ट्रेडिंग अकाउंट का नाम सुना है आपने? यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम सुना है? यस सर। और बैलेंस शीट का नाम सुना है आपने? यस सर। इन तीनों को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इनको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ये बताओ, कंपनी के केस में क्या ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? नो सर। नो सर। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता। कंपनी के केस में अब इन दो का कॉम्बो आ गया है, स्टेटमेंट ऑफ P&L और क्या? बैलेंस शीट। तो इन तीनों से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता लगता है, कोई बता सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इससे हमें क्या पता लग जाता है? सर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। इससे हमें क्या पता लग जाता है? नेट नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट। इससे हमें पता लग जाता है फाइनेंशियल पोजीशन। क्या पता लग जाता है? फाइनेंशियल पोजीशन। हालांकि वो कैसे पता लगती है वो अभी आपको नहीं पता। कह रहे सर ये जो चीजें इनसे पता लगती हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये तीन चीजें ही पता लगती है, पर अभी आप तीन ही समझ पाओगे इसलिए मैंने तीन लिखी हैं। दरअसल इन्हीं को हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है 11th क्लास में हमें पढ़ाया भी यही जाता है कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, तो उसमें बताया गया टू गेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन आज पॉइंट ये है कि आज हमारे को कुछ डिसीजन लेने हैं, यानी कि बिजनेस के बारे में हम ये नहीं बात कर रहे आज कि जो आपकी बुक 3rd है उसका लेवल थोड़ा अच्छा है, मतलब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या कहता है कि सर ठीक है आप ये मान के चलिए कि अकाउंट डिपार्टमेंट ने
आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट सब कुछ बना के दे दिया है। अब आपको एनालाइज करना है। एनालाइज कुछ ऐसे करना है कि इस कंपनी की पोजीशन क्या है, एनालाइज ऐसे करना है कि क्या लगता है कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती है, एनालाइज ऐसे करना है कि अगर ये कंपनी का शेयर है तो वो शेयर मार्केट में उसका शेयर का प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं है, या फ्यूचर में वो शेयर गिर सकते हैं। एनालाइज ऐसे करना है कि इस कंपनी को डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए या इसको कंपनी को डिविडेंड कम देना चाहिए। ये सारी बातें इन रेशो पे डिपेंड होती हैं। इसलिए हमने एक रेशो एनालिस्ट को बुलाया और उसको बोला कि सर क्या आप हमें कुछ ऐसी चीजें समझा सकते हो जो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जिनके कुछ मीनिंग भी निकाल सके। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बता दूं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन, आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसका कोई मीनिंग निकालना आपको नहीं आएगा। इसलिए रेशियो एनालिस्ट जो चैप्टर है वो बहुत जल्दी मीनिंग निकाल लेता है। सवाल ये उठता है कि कैसे मीनिंग निकालेगा, मतलब एक कॉमर्स के बच्चों को सिखाना तो है कि इसके मीनिंग कैसे निकलते हैं। तो मीनिंग निकालने के लिए हमने कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाया कि देखो बेटे, कोई भी दो कॉम्बिनेशन हम उठा सकते हैं, कोई भी दो। किसके दो कॉम्बिनेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंफॉर्मेशन हम इस अकाउंट से ले लें, एक इंफॉर्मेशन यहां से ले लें और उन दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करें। ऐसा भी हो सकता है कि एक दोनों इंफॉर्मेशन हम यहां से ले लें। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंफॉर्मेशन हम यहां से ले लें। ऐसा भी, पर इंफॉर्मेशन लेनी है चाहे कहीं से भी ले। तो 12th क्लास में ये कहा गया कि सही आप बच्चों को चलो इनकी मीनिंग मत सिखाओ, मीनिंग इन द सेंस कि अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा, पर उसका यूज हम नहीं बता पाएंगे कैसे करते हैं, पर आप उसे रेशो निकालना तो सिखा दो। मैंने फिर वही कहा कि 12th क्लास में बात फिर वही पे आके खत्म हुई, हाउ टू कैलकुलेट, कि कैलकुलेट करना सिखा दो आप। तो आप बड़े ध्यान से समझिए कि 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने कुछ इस तरह से सहारा लिया। हमने उसे कहा कि देख बेटा, तेरे को इस चैप्टर में 4 तरह की रेशो निकालना सिखाई जाएंगी। 1, 2, 3, 4। कौन कौन सी रेशो? सबसे पहली रेशो लिक्विडिटी रेशो। सेकंड सोल्वेंसी रेशो। थर्ड एक्टिविटी रेशो। फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जरा नोट करो सारे स्टूडेंट, 4 तरह की रेशो हमें इस चैप्टर में फाइंड आउट करनी है। सर आपने थर्ड पे एक्टिविटी रेशियो लिखा है। एक्टिविटी, यस। सर लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यस। नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि रेशो का मतलब यानी किसी दो चीजों का कॉम्बिनेशन, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अकाउंट में ये कसम खाई है कि वो दो चीजें अकाउंट से रिलेटेड होंगी। किससे रिलेटेड होंगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम कोई पागलों की तरह कोई भी दो चीजें नहीं उठा सकते। हम सिर्फ जब रेशो निकालेंगे तो दो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उठाएंगे, वो कहीं से भी हो सकती है। अब मैं जो बात समझा रहा हूं वो समझिए। बताइए पहली रेशो कौन सी है? Liquidity. Liquidity ratio. ये बैलेंस शीट पे कॉन्सेंट्रेट करती है, यानी कि बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लिक्विडिटी रेशो के एक्सपर्ट हो सकते हो। दूसरी रेशो बताओ कौन सी लिखी है? सॉल्वेंसी रेशियो। इसके लिए भी आपको बैलेंस शीट में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये रेशो बैलेंस शीट से ही रिलेटेड होती है। तीसरी रेशो कौन सी लिखी है? Activity ratio. और ये कौन सी Activity लिखी है? Profitability ratio. ये जो रेशो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होती है, यानी कि ट्रेडिंग और P&L का बच्चा एक्सपर्ट होना चाहिए। ये कौन सी रेशो है? Activity ratio. ये साहब तीनों उठा लेता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी उठा सकता है, P&L भी उठा सकता है, बैलेंस शीट भी उठा सकता है। इनमें से कोई भी दो कॉम्बिनेशन उठा के वो रेशो आपसे पूछ लेगा। तो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेंड करो, यानी कि अगर कोई बच्चा रेशो निकालना सीख रहा है, चैप्टर सीख रहा है, तो उसे अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि रेशो बाद में सीखियो,
पहले बैलेंस शीट बनाना सीख ले। अब वो कहता है मुझे आती है, लेकिन मीनिंग नहीं जानता वो उसके। तो इसीलिए हम जब रेशो बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले उसे सोच समझ के समझाते हैं कि ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में एक्सपर्ट होना जरूरी है उसका। नोट करो जरा ये चीज। सर कर लिया। कर लिया। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो। No, sir. तो इसका मतलब एक बात मेरी भी समझ में आ रही है कि मुझे अपने बच्चों को ये समझा देना चाहिए कि ट्रेडिंग में क्या क्या होता है। मुझे अपने स्टूडेंट को ये समझा देना चाहिए कि हालांकि वो मुझसे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनवाएगा, वो मुझे डायरेक्ट डाटा देगा, पर मुझे पता होना चाहिए कि ये डाटा ट्रेडिंग से रिलेटेड है। मुझे P&L में एक्सपर्ट होना चाहिए, मुझे बैलेंस शीट में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए आज की क्लास का मोटिव क्या है कि मैं आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है और उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे पता लगती है वो मैं आपको बता रहा हूं। P&L में क्या क्या आता है, उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे पता लगती है वो मैं आपको आज बताऊंगा। बैलेंस शीट से रिलेटेड में क्या क्या बैलेंस शीट में आता है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर एक बार वो सारी चीजें मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया और आपकी समझ में आ गई तो शायद ये रेशो निकालने में मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अगर मैं उनमें कहीं कंफ्यूज हो गया या मुझे वो चीजें नहीं समझ में आई तो मैं इन रेशो में धक्के खाते फिरूंगा और मुझसे कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सारी ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट पर ही डिपेंड है। तो एनीवे आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है आप जानते हैं पर फिर भी समझते हैं। सर हम इसमें कंपनी के रेशोस पढ़ रहे हैं और कंपनी में हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। अभी तो कंपनी डाटा आपको तो डाटा देगी ना बेटा कंपनी। मैं ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा कह रहा हूं आपको बनाने को बोलेगा, वो तो आपको बोल देगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब आप रेशो निकालोगे, रेशो तो वो सारी निकालेगा। अगर मान लीजिए उसने आपसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछ दी तो फिर आपको वो डाटा इंफॉर्मेशन में निकालना है। ओके सर। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। देखते जाओ आप, अभी आपको समझ में शायद कुछ बातें आए कुछ ना भी आए। ट्रेडिंग अकाउंट, चलिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप सब जानते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, यहां परचेज, यहां पर सेल, यहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंसिंग फिगर से यहां निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं कल भी बात बोल रहा था कि किसी बच्चे ने पूछा था कि ये सेल में से सेल रिटर्न माइनस करना है, तो मैं कल ही बता रहा था कि पूरी अकाउंटेंसी में कहीं भी चले जाओ ये फिगर नट ही होती है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। Yes, sir. अब मान लीजिए ये फिगर है, मान लीजिए 10 रुपीज, ये फिगर है 50 रुपीज, ये फिगर है 20, ये फिगर है 110, ये फिगर है 10। टोटल किया तो ये आया 120। 120 में से ये माइनस करो तो 40 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट है। यस सर। यस सर। अब अकाउंट में वो ये समझाना चाहता है कि आप अपने बच्चों को पहले तो ये समझाओ कि इससे क्या क्या पता लगता है। इससे पहली इंफॉर्मेशन जो हमें पता लगती है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वर्ड ट्रेडिंग से ही पता लगता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल को हम सिर्फ कॉस्ट भी कह सकते हैं। यानी कि कहीं भी अगर लिखा है कि प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट तो वो कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। सवाल ये उठता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको 11th क्लास का ही याद होगा। फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला लिखो आप। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. सर आपने परचेज के आगे क्या लिखा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नहीं सर, ब्रैकेट में है। नेट। नेट का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न होता है ये। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की कौन कौन सी फिगर यूज कर ली है? सर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। यस। इस पूरे चैप्टर में ना एक बात का ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इसके पास हर चीज को फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला ये है। अब बता सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी फिगर यूज नहीं हो पाई? सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। सेल और ग्रॉस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का दूसरा फॉर्मूला वो है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? Yes, sir. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के दो फॉर्मूले होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्रॉस प्रॉफिट के पीछे पड़ जाए, तो एक बात समझ लेना, हालांकि वो ऐसा करेगा नहीं, पर ठीक है मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर देता हूं। हो सकता है वो आपसे फाइंड आउट परचेज कह दे, तो परचेज फाइंड आउट करने को कह दिया तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड Cost of goods सोल्ड। sold. हो सकता है वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने को कह दे, तो कहे वो कुछ भी सकता है आपसे। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल लीजिए आप, मान लीजिए उसने कुछ ऐसी सिचुएशन बना दी, और अब तो आप इस सिचुएशन के एक्सपर्ट हैं। उसने कहा कि सेल 1 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, फाइंड आउट कॉस्ट। बताओ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स Sold. क्या आप पता लगा सकते हो यस सर। Yes, sir. कितना आ रहा है? बताओ। 80,000. 80,000। 80,000। इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है सर मुझे एक्सप्लेन कर दो, है कोई? सर अगर क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस गिवन होगा तो फिर हम सेल प्लस ग्रॉस लॉस कर देंगे। हाँ, लो बेटा, सेल कितनी है? 1 लाख, 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, फाइंड आउट कॉस्ट। पूरी क्लास समझ गई कि क्या नौटंकी हो रही है? यस यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है सर मुझे ये सिचुएशन सॉल्व करना नहीं आती? कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कह रहा हो कि मुझे ये सिचुएशन सॉल्व करना नहीं आती? डन। बड़ी खुशी की बात है, अगर ये आपको आता है तो यही प्रॉब्लम होगी तुम्हारे साथ। पूरे रेशो के चैप्टर के अंदर वो दबा के खेलेगा आपके साथ, जिस चीज के ऊपर परसेंटेज है वो गायब। जैसे ये ऑन कॉस्ट बोल रहा है और कॉस्ट गायब है, तो सबको अगर आता है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। राइट बेटा? यस सर। यस सर। तो बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे को जो मेन इंफॉर्मेशन हत्ते लगती है वो कौन सी होती है? कॉस्ट। Cost of goods कॉस्ट ऑफ sold. गुड सोल्ड की हेल्प से वो आपसे ये भी पूछ सकता है क्या? सेल। सेल। वो आपसे ग्रॉस, जो उसका मन करेगा वो पूछेगा। अब ये मैं नहीं जानता वो क्या पूछने वाला है, पर ये दो फॉर्मूले आपको दबा के याद होने चाहिए, वरना आप परेशान हो सकते हैं। हाँ, एक काम कर लीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस आप शायद भूल गए हो, क्योंकि ये रटवाए जाते हैं हम लोग को। मीनिंग तो मैंने आपको बताया कि जो परचेज पे खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट है, फिर भी आप लिख लीजिए। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेकंड वेजेस, थर्ड फ्रेट, कार्टेज, कैरेज, इनवर्ड। आपको याद होगा इनके साथ इनवर्ड लिखा होता है, और अगर साइलेंट हो तो भी इनवर्ड ही माना जाता है। और एक आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, या फिर आप कह सकते हैं बाइंग एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस के कुछ नाम है, हालांकि वो इनका इस्तेमाल कम करेगा, पर आप लिख लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है? नो सर। सर तो क्या बनाती है? सर स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ of profit or loss. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ आएगा? सर स्टेटमेंट ऑफ Statement स्टेटमेंट ऑफ Profit and प्रॉफिट एंड loss. लॉस।
अबे लल्लू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में तो आएगा, पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में एक्सपेंस के अपने बहुत सारे सब हेड होते हैं। Sir, हाँ, Other expenses. ये अदर एक्सपेंस में आ जाएगा और ये सारे के सारे अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो कंपनी है अब इन्होंने वो चक्कर छोड़ दिया। इन्होंने कहा वैसे अब हम आम पब्लिक को कैसे समझाएंगे कि क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होते हैं इनडायरेक्ट। इसलिए उन्होंने सब छोड़ छाड़ दिया, वो सब मिक्स कर देंगे उठा के। पर आपको पहचानना होगा, इसीलिए मैं आपको इस चीज समझा रहा हूं कि वो ट्रेडिंग कौन नहीं बना के देगा, वो आपको स्टेटमेंट ऑफ पी&एल पकड़ा देगा, कहेगा अपने आप ढूंढ लो कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है। क्योंकि आप एनालिस्ट हैं, आप रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कह रहा है आपको तो नॉलेज होनी चाहिए। हमने तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल पब्लिक के लिए बनाया है भाई, आपके लिए थोड़ा बनाया है। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है। और अगर आपको इतनी नॉलेज भी नहीं तो फिर आप एनालिस्ट किस बात के। इसलिए वो कहता है कि सर कॉमर्स के बच्चों को अपने आप ढूंढने दो, हमने तो आम पब्लिक के लिए बनाया और उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता। चलिए, एनी डाउट किसी बच्चों को? सर ऑब्जेक्शन? बस एक कॉस्ट का आंसर बता दो, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है इसका? बस डेसिमल में आंसर आ रहा है। हाँ, पॉइंट में आएगा। इसका 1/3 कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 2/3 करो, इसका 2/3 कितना आ रहा है? 66,000 आ रहा है। 66,667 यही आ रहा है? नहीं नहीं, नहीं सर, 1/4 ये तो नहीं आ रहा। 1/5 बहुत ही कम आ रहा है। So 7667 ये आएगा 16। हाँ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 6, हाँ माइनस 1 लाख 83,333 आ रहा होगा। Yes sir. Yes, sir. चलिए, एनी डाउट किसी को अभी? और P&L अकाउंट बनाइए। सबसे पहले ये समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको शायद ये याद होगा कि यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, यहां पर इनडायरेक्ट इनकम आती है, और यहां पर इसे क्लोज करके नेट प्रॉफिट आता है। राइट? इतना याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. दरअसल P&L को लेके ये झगड़ा सबसे ज्यादा होता है। कह रहे सर 11th क्लास के अंदर जो बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया गया वो गलत था, और है भी वो गलत। हालांकि ये बात मैं 11th में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमें मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। वहां अगर मैं किसी बच्चे को बोलूंगा कि गलत पढ़ा जा रहा है तो मुझे ही कहेगा कि बेकार टीचर है ये, इसे पढ़ाने ही नहीं आता। तो कुछ चीजें मैंने आपको बोला ना, कभी कभी मैं बोलता हूं कि बेटा ये मैं गलत पढ़ा रहा हूं, ताकि आगे चल के जब आप कोई चीज देखो तो आपको ये ना लगे कि यार हमें किसी बेकार टीचर ने पढ़ाया। तो आपको याद आएगा कि क्लिक करेगी उस समय बात कि नहीं, इसका आइडिया था हमें, कि हमें फॉर्मेलिटी में वो चीज हमने पढ़ी थी। ऐसी P&L के बारे में गलत ये बताया जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट नाम आप सबने सुना होगा, नेट प्रॉफिट नाम आप सबने सुना होगा, ये P&L के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात जो हमसे छिपाई गई, जिसे पढ़ाया जरूर गया फॉर्मूले की हेल्प से, बट वहां ये बात करना बेकार था, और वो ये पढ़ाया गया कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो हमें किसी ने नहीं बताया कि ये भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कह रहे सर एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू बिजनेस, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू बिजनेस। और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ये बात हमें किसी ने नहीं पढ़ाई। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखो सीधी बात समझना। चलो एग्जांपल बाद में दूंगा। रिलेटेड टू बिजनेस जैसे आप रेंट पे करते हैं,
आप अपने स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, ये सब हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, पर ये हमारे क्या है, इनडायरेक्ट। अब सवाल ये उठता है ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब यहां पे 12th क्लास के बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम आ सकती थी कि उसे कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। लेकिन 12th क्लास से बच्चे से ये सेंस यूज नहीं करवाया जा सकता था, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि कौन से खर्चे उसके बिजनेस के हैं और कौन से उसके बिजनेस के नहीं है। इसलिए 12th क्लास में एक ट्रिक इस्तेमाल की गई है, क्या कि बच्चे को यह समझा दो कि कौन से खर्चे बिजनेस के नहीं होते। ये सिर्फ 4 होते हैं 12th क्लास में, 1 2 3 4, सिर्फ 4 खर्चे ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस के नहीं माने जाते। इन 4 के अलावा मैं जो भी नाम बोलूंगा वो बिजनेस के माने जाएंगे। ये 12th क्लास का रूल है। चलिए तो पहला खर्चा लिखते हैं बेटे, कौन सा होता है। फर्स्ट लिखिए आप, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये पहला खर्चा जो हमारे बिजनेस का नहीं होता। नोट कर लिया? Yes, sir. sir. Yes, sir. दूसरा लिखिए, गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या आप इसका नाम जानते हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? गुडविल बढ़ गई या गुडविल कम हो गई? कम कम हो गई। कम हो गई। कम हो गई। क्या एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट में गुडविल दिखा सकती है? Yes, sir. Yes, sir. गुडविल दिखाना अलाउड है, हम गुडविल मना नहीं कर रहे, पर एक कंपनी की गुडविल डाउन हो सकती है। तो जितने रुपए की गुडविल डाउन हुई है उसे राइट ऑफ कहते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी 50 लाख रुपीस की गुडविल बैलेंस शीट में है, बट आज उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 45 लाख रुपीस की है, तो कितनी गुडविल डाउन हो गई? 10 लाख। 10 लाख, 45 लाख की, तो 5 लाख 50 लाख की थी बैलेंस शीट में, 5 लाख। आज मार्केट वैल्यू 45 लाख की है, तो गुडविल की वैल्यू 5 लाख डाउन हो गई, तो 5 लाख रुपए को गुडविल रिटर्न ऑफ बोलते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। कितने बच्चे हैं जो ये बात जानते हैं कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है? जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या जरूरी है कि खाली गुडविल की वैल्यू डाउन हुई हो? किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन हो सकती है। Yes, sir. जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या कोई रेसिपी है, ये सब इंटेंजिबल, इनकी भी वैल्यू डाउन हो सकती है। तो अकाउंट कहता है, तो पढ़ा दो ना बच्चों को कि इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, कि जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर राइट ऑफ होंगी वो यही आएंगी, वो हमारे बिजनेस का खर्चा नहीं है। तीसरी बात, क्या मेरे बच्चे जानते हैं फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? यस यस सर। सर। यस सर। फिक्टिशियस एसेट्स को भी तो राइट ऑफ करना होता है। फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। तो साहब 3 ऐसे खर्चे, मैंने गुडविल मैंने इसलिए अलग से लिख दिया, गुडविल हमारे ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, वरना मैं इंटेंजिबल एसेट्स ही लिख सकता था कि इंटेंजिबल एसेट्स में ही गुडविल इंक्लूड होता है। पर चलो ठीक है, गुडविल फेमस है तो हमने गुडविल को अलग से मैंने लिख दिया। तो मैं यहां ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ या फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ अगर हो रही है, अब आपको फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पता होने चाहिए। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अभी बैलेंस शीट में हम दोबारा बात करेंगे तो बात सामने आ जाएगी। तो इनको हम यहां पर शो करते हैं, ये हमारे बिजनेस के खर्चे नहीं माने जाते। सबको क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. थर्ड लिखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दिया है, अगर आपने डिबेंचर लिए हैं तो डिबेंचर पर आपने इंटरेस्ट दिया है, अगर आपने बॉन्ड्स लिए हैं तो बॉन्ड्स पर आपने इंटरेस्ट दिया होगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपने उधार लिया है उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट देते हैं तो वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। बहुत बड़ी बात पढ़ा रहा हूं आपको। हालांकि स्टूडेंट कहता है सर ये कैसा बकवास पॉइंट है कि लोन अगर हमने लिया है, लोन का पैसा हम बिजनेस में ही लगा रहे हैं, उस पर अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस क्यों नहीं है? तो एनीवे किसी दिन फुर्सत में मैं इस पे बात करूंगा कि क्यों नहीं इसे मान सकते आप। आखिर बिजनेस की एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है, कि किस खर्चे को हम बिजनेस का माने, किसको हम बिजनेस का ना माने, इसको अकाउंट क्या कहता है, वो एक मैटर है हमारे लिए। पर अभी ये फिलहाल आप रट लीजिए, 12th क्लास एजम्पशन बेस्ड ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि इन्हें बिजनेस का खर्चा नहीं मानते।
फोर्थ लिखिए आप, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बोलो जरा, ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. मेरे कहने पे एक बार तो लिख लो, ऑन प्रेफरेंस शेयर। हालांकि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन आपके कोर्स में नहीं है, पर क्वेश्चन में शायद आपको देखने को मिल जाए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी होता है। वो बात की बात। कुल मिला के बात यह है कि 12th क्लास के बच्चों को हमने ट्रेन किया कि बेटा आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको नहीं सोचना है कि कौन से खर्चे बिजनेस के हैं कौन से नहीं है, आप सिर्फ ये 4 खर्चे रख लो, ये आपके बिजनेस के नहीं माने जाएंगे। इन 4 के अलावा मैं कोई और नाम बोलूंगा वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा। एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. अब ये क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम को, ये हमारी नॉन बिजनेस इनकम होती है, ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं होती। नॉन बिजनेस इनकम। अगर मैं इनडायरेक्ट इनकम बोल रहा हूं तो बच्चा कहता है फिर हमारे बिजनेस की इनकम क्या होती है? तो मैंने बोला कि बेटा बिजनेस की इनकम हमारे यहां सिर्फ सेल होती है, हम सिर्फ सेल को बिजनेस की इनकम बोलते हैं, हम और किसी को बिजनेस की इनकम नहीं बोलते। अब कोई बच्चा बताएगा P&L के क्रेडिट में कभी आपने नाम सुना है? इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, Yes. डिविडेंड रिसीव, Yes, sir. Yes, sir. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कभी नाम सुने हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. शॉर्ट में एक बात बोल रहा हूं, जो चीजें P&L में क्रेडिट होती थी वो इनडायरेक्ट इनकम है। और शॉर्ट में एक बात बोल रहा हूं, सेल के अलावा सारी इनडायरेक्ट इनकम है। सेटिस्फाइड? Yes, sir. Yes, sir. हालांकि एक वर्ड यहां बोलते हुए मुझे डर लग रहा है, जैसे मैंने बोल तो दी खुले में कि भाई सेल के अलावा सारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो कई टीचर मेरी बात पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं सर एक वर्ड होता है सेल ऑफ स्क्रैप। हमने भाई सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब क्या होता है? कह रहा मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें रॉ मेटेरियल में कुछ पोर्शन बच जाता है और वो हमारा रूटीन वर्क होता है, क्योंकि बार बार हम रॉ मेटेरियल खरीदते हैं, बार बार उसमें से कुछ बचेगा, बार बार हम उसको बेचेंगे। तो कुछ लोग सेल ऑफ स्क्रैप को भी बिजनेस की इनकम ट्रीट कर लेते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर होती है, तो वो गलत बात नहीं है। तो सेल ऑफ स्क्रैप को हम कंसीडर कर सकते हैं, वो इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट नहीं होता। लेकिन एक ये जनरल नॉलेज की बात है। हमारे अगर रेशियो एनालिसिस चैप्टर की मैं बात करूं और 12th क्लास की अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो एग्जामिनर का वो एरिया नहीं है, पर ठीक है कभी बात हो जाए कभी चल जाए, तो फिर कोई ऐसा ना कहे कि यार तुम्हारे टीचर ने खाक पढ़ाया तुम्हारे को, उसने ये नहीं बताया कि सेल ऑफ स्क्रैप भी एक वर्ड होता है। खैर वो एरिया नहीं है, फिर भी चलो डन। तो अब जरा देखो कि जो मैंने इस P&L में लिखा है, ये बताओ वो सारी बातें आपको क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? Clear है sir. Clear है, sir. अगर बिजनेस ना हो तो सेल ही नहीं होगी उसमें। क्या बेटा? सर अगर बिजनेस में कुछ गुड्स वगैरह ही ना हो तो उसमें तो सेल ही नहीं होगा। बिजनेस में अगर सर बेचने वाला बिजनेस ना हो तो हाँ कमीशन, आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अगर बेचने वाला बिजनेस नहीं है तो उसमें एक्चुअली क्या है कि सेल का मतलब, तभी तो सेल वर्ड हटाया गया है। आप ये बताओ कि सेल की जगह स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या वर्ड यूज किया गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। Revenue from operation. इसलिए कंपनी ने सेल हटा दिया। कुछ कंपनी कमीशन, ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो आप बिजनेस करते हो उससे कितना पैसा कमाया आपने, रिवेन्यू। तो रिवेन्यू का मतलब हमने कॉमर्स के बच्चों को सेल समझा दिया, इसलिए कंपनी ने सेल वर्ड उड़ा दिया। उन्होंने कहा भाई जो लोग बेच ही नहीं रहे वो कहां से सेल लिख देंगे, इसलिए सेल कंफ्यूजिंग वर्ड है। अब मान लो शेयर ब्रोकर कोई कंपनी है, अब एक इंडिया बुल्स है, अब इंडिया बुल्स जो है वो भी तो एक कंपनी है, शेयर ब्रोकर है इतना बड़ा वो, तो वो सेल तो करता ही नहीं कुछ, तो कह रहा है सर वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज करेगा, कमीशन बेस पे काम करता है वो, जो कमीशन लेगा वो उसकी इनकम मानी जाएगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि उसका काम ही वही है। खैर चलो वो बात भी साइड पे रखते हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर आप कह रहे थे कि इससे कुछ इंफॉर्मेशन हफ्ते लग जाती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लगती है। कह रहा क्या इंफॉर्मेशन लगती है? मैंने कहा देख तूने ग्रॉस प्रॉफिट नाम सुना है? कह रहा हाँ सुना है। तूने नेट प्रॉफिट नाम भी सुना है? कह रहा हाँ वो भी सुना है। मैंने क्या तूने कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम सुना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। वैसे स्टूडेंट कहते हैं ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस करने से जो प्रॉफिट होता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। आपने मेरे से गुडविल चैप्टर पढ़ा होगा और गुडविल के अंदर एक झगड़ा हुआ था
कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये बताया गया था कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, और फिर अकाउंट ने कहा था कि जो पीएनएल से आपने प्रॉफिट निकाल लिए वो सारे नेट प्रॉफिट थे, और उसने कहा था कि मैंने कहा था कि बिजनेस का प्रॉफिट बताओ, आपने तो मुझे नेट प्रॉफिट बता दिए। तो हमने कहा भाई बिजनेस का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एक ही बात होती है। कह रहे नहीं सर, आपका पीएनएल गलत है, आप अपने पीएनएल में ऐसे खर्चे भी दिखा देते हो तो आपके बिजनेस के नहीं है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब Yes, वहां पे sir. पीछा हमने ऐसे छुड़ा लिया था कि वहां पे मैंने बोल दिया था कि एबनॉर्म, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म की दुनिया अलग थी। तो वहां पे बात हुई एबनॉर्मल एक्सपेंस नाम दे दिया, एबनॉर्मल गेन बोल दिया। कह रहे सर वही चीज है, उसी को बिजनेस के प्रॉफिट को ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जितनी मर्जी मैं बातें कर लूं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो बच्चा कहता है सर आपके सामने पीएनएल बैठा हुआ है, आप मुझे पीएनएल की शक्ल देख के बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो मैंने कहा चल तू लिख, फिर नोट करो बेटा, एक बार पीएनएल नोट करो। ग्रॉस प्रॉफिट लिखो 100 रुपए, इनडायरेक्ट इनकम लिखो 40 रुपीज, बिजनेस एक्सपेंस और नॉन बिजनेस एक्सपेंस। बोलो ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए ये अमाउंट 30 रुपीज है और ये अमाउंट 50 रुपीज है, टोटल करो। ₹60 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है और नेट प्रॉफिट आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, मैंने तुम्हें अभी भी क्या बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? Sir. Business जो का हमारे profit. बिजनेस के का profit प्रॉफिट को। होता है। इस पीएनएल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे बिजनेस की नहीं है? Sir, Non-business Sir, expense non-business expense and direct direct income. income. ये हमारे बिजनेस का नहीं है, Yes, sir. और ये भी हमारे बिजनेस का नहीं है। Yes, sir. Yes, बेटा sir. यस सर, Yes, sir. समझ में आ रही ना बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस, तो क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? सर 100. बिजनेस एक्सपेंस कितने के हैं? 30. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 70. अब पहले देखो किसी बच्चे को कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, मतलब उसे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डेफिनेशन ये लिख दे, बिजनेस के ऑपरेशंस का प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल, यही मतलब है इसका। बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. पर एक बात समझ नहीं आ रही कि ये चैप्टर कह रहा था कि हर चीज के 2 फार्मूले होते हैं, बोला था इसने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है मैं दूसरा फॉर्मूला क्या बनाऊंगा? ये वाली फिगर मैं यूज कर चुका हूं, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ये वाली फिगर भी मैं यूज कर चुका हूं। Yes, sir. Yes, sir. अब कितनी फिगर बची है? 3. Sir, net profit plus business expense Plus minus indirect. non-business expense minus indirect income. नेट प्रॉफिट प्लस नॉन Business बिजनेस expense माइनस इनडायरेक्ट माइनस minus indirect income. नॉन बिजनेस इनकम या इनडायरेक्ट इनकम बोल दूं, एक ही बात है। नेट प्रॉफिट है मेरे पास 60, नॉन बिजनेस इनकम है 50, नॉन इनकम है 40, आंसर 70 आ रहा है। देखना जरा किसको क्लियर है या नहीं है। Clear है sir. Clear है sir. समझ लो बेटा, वाइवा में धाकड़ एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला होता है, उसे पता होता है कि बच्चों को ये बातें पता ही नहीं होती। वो पागलों की तरह लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला याद करके बैठा होता है, और वो कहता है मैंने रेशियो के सारे फॉर्मूले याद कर लिए, और तभी एग्जामिनर उससे पूछ लेता है और उसे आइडिया भी नहीं होता कि वो क्या पूछ रहा है। बच्चों को पता ही नहीं था क्या पूछने वाला है। कोई डाउट मेरे बच्चों? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा ये बताओ, ये मैंने क्या लिखा है? Non-business. Non-business expenses. नॉन बिजनेस एक्सपेंस को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, नोट करो। नॉन बिजनेस एक्सपेंस को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। Yes, sir. अच्छा बताओ, ये क्या लिखा है?
सर इनडायरेक्ट Direct- नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हैं इसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। अब देखो, एक टीचर कहता है कि सर मैं ये फॉर्मूला मानूंगा नहीं, तो गलत है। हमने क्यों, क्या गलत है इसमें? कह रहे हैं मैं ये वाला फॉर्मूला मानूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस बिजनेस एक्सपेंस। मैं कहूंगा इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस। बताना उसने क्या चला के दिखाई है? सर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस बिजनेस एक्सपेंस। कर दिया। सर सेल माइनस, आपने अभी ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये फॉर्मूला पढ़ा था, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा था? यस सर। बताओगे Yes. ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप देख रहे हो उसने ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे ये चीज पुट कर दिया है। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. यस सर, पक्की बात? यस यस सर। पहले देख लो आप, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पूछ लो सर। पूछ लो भाई। यस Yes, sir. अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताओ? एक्सपेंसेस सर ऑपरेट बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर्मूला बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस। फॉर्मूला बताओ। सेल माइनस COGS माइनस इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस। सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछ रहा हूं मैं आपसे, Gross profit माइनस कर रहे हो गरीब आदमी को। ग्रॉस सर प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, सुनो लिखो इधर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि बिजनेस में जो भी हमने खर्चे किए हैं वो ये थे। सॉरी, देखना यही थे। यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सर बोलो। जो हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, जो हमारा सबसे पहले वाला फॉर्मूला है, अगर हम उसमें कर दे बिजनेस एक्सपेंसेस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो भी तो आ जाएगा। माइनस किसमें? सर जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला आपने लिखवाया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस बिजनेस एक्सपेंस, हाँ, इसमें से भी तो निकल जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला। कैसे निकल जाएगा? सर बिजनेस एक्सपेंस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं बोल सकते। तभी मैंने इसको रेक्टिफाई किया है कि ये इनडायरेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो एक्सपेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, कि ग्रॉस प्रॉफिट के डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो भी तो बिजनेस के ही होते हैं। यस सर। मतलब कुल मिला के ये बात यह है कि इस पे दिमाग रखना, ये थोड़ा डेंजर होता है, दिमाग में आएगा नहीं जल्दी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वो ना आपसे दो रेशो पूछेगा, एक पूछता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और एक पूछता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। अब बच्चों को इनमें डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा होता, उन्हें लगता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ही बात होती है। तुम लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस यस सर। ट्रेडिंग और पीएनएल। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे आपने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी माइनस बिजनेस एक्सपेंस, ये बता दो, ये जो बिजनेस एक्सपेंस है क्या इसमें डायरेक्ट इंक्लूड है? नो सर। नो सर। इसीलिए इसे मत मान लेना ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर नहीं, उसके ऊपर आपने लिखा है सेल्स माइनस कॉग्स माइनस इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट क्यों होगा? बिजनेस ये क्योंकि कॉस्ट डायरेक्ट तो इसमें आ जाता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले में। अभी आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लिखा था, भूल गई? यस सर, यस सर। ये रहा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो सारे इसमें है, वो बाकी इनडायरेक्ट होते हैं उसके बाहर।
ओके सर. बोलो भाई, क्लियर है? Yes. sir. Yes, sir. तो साहब ट्रेडिंग अकाउंट भी मेरे बच्चों को क्लियर हो गया, P&L भी क्लियर हो गया. अब बैलेंस शीट क्लियर करते हैं. हालांकि मुझे बैलेंस शीट बनानी नहीं है, मुझे बैलेंस शीट समझनी है. देखिए, कोई स्टूडेंट पहली बात तो ये ना बोले कि सर कंपनी की बैलेंस शीट तो ऐसी होती ही नहीं. वो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कंपनी की बैलेंस शीट कैसे होती है. तो मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट बनानी है? No, sir. No, sir. मुझे तो एनालिसिस करना है. हो सकता है कि एग्जामिनर मुझे बैलेंस शीट बनी बनाई दे दे. हाँ, मैं उसमें से अपने काम की चीजें ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर एक बैलेंस शीट में होता क्या क्या है. और वो जो तरीका मैं यूज कर रहा हूं वो इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता. ये मेरा अपना तरीका भी नहीं है, मैंने भी एक बहुत बढ़िया टीचर से सीखा था जिन्होंने मुझे रेशियो एनालाइज करना सिखाया था. और जब ये शेयर मार्केट का कोर्स जो होता है, जिसमें मैंने शेयर मार्केट के अंदर काम करता था, मैं सीए के सेकंड ईयर में था, तो एक सीए थे मिस्टर पवन गुप्ता. उसमें इकलौते दरियागंज में वो ऐसे सीए थे जिनके यहाँ पे उसमें स्कैनर लगा हुआ था. अब स्कैनर आप नहीं समझोगे, खैर वो बाद में बता दूंगा. तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे ये रेशियो एनालिसिस करता है, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं. उन्हीं की ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है. उस जमाने में उन्होंने मुझे ये चीज ऐसे पढ़ाई थी कि शैलेंद्र जी, ये समझो कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्या होती है. तो उन्होंने ये समझाया था कि अब वो जमाने बदल गए, जो लिखते हैं श्री राम लंका चले पैदल. ये उन्होंने मुझे लायबिलिटी साइड बताई थी. श्री राम लंका चले पैदल. एस का मतलब उन्होंने मुझे शेयर कैपिटल बताया था. आर का मतलब उन्होंने मुझे रिजर्व एंड सरप्लस बताया था. एल का मतलब उन्होंने मुझे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बताया था. सी का मतलब उन्होंने मुझे करंट लायबिलिटी बताया था. और पी का मतलब उन्होंने मुझे प्रोविजन बताया था कि प्रोविजन होते हैं लायबिलिटी साइड में. आपने भी शायद नाम सुना होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन सुना है? Yes, sir. नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग डोल होता है, याद है? Yes, sir. उस लॉन्ग डोल में आखिरी वाला जो एल होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म Long term. लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है. और स्टॉप की स्पेलिंग खराब करके हमने स्टॉस कर दी थी. उसमें एस क्या होता है? Short term Short term. provision. Short term provision. प्रोविजन लायबिलिटी साइड में ही होता है. ये अलग बात है कि हमें आदत पड़ गई है डेटर के साथ लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, बट कंपनी के केस में अलाउड नहीं है. कंपनी कहती है अलग से दिखाओ प्रोविजन. चलो ठीक है, वो बात की बात. और उन्होंने मुझे यहां पढ़ाया था एसेट्स में क्या क्या होता है. कोई बच्चा ये ना समझ ले कि मैं कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूं. ठीक है, मैं एनालाइज करना सिखा रहा हूं, एनालाइज कैसे करते हैं. उन्होंने ये पढ़ाया था कि फादर इज कॉलिंग मदर पर्सनली. एफ फॉर उन्होंने मुझे बताया था फिक्स्ड एसेट्स. आई फॉर उन्होंने मुझे बताया था इन्वेस्टमेंट. सी फॉर उन्होंने मुझे बताया था करंट लायबिलिटी. एम फॉर उन्होंने मुझे बताया था मिसलेनियस एक्सपेंसेस. पी फॉर उन्होंने मुझे बताया था P&L अकाउंट. तो एक कंपनी की बैलेंस शीट में या किसी की भी बैलेंस शीट में यही होता है. अब इसे लिखने के कोई स्टाइल बदलता रहे तो बदल ले, उससे हमें कोई मतलब नहीं. अब जैसे कंपनी कहती है कि जब P&L यहां होता है तो ये लॉस होता है, बोलो बेटा. Yes, sir. Yes, पर sir. कंपनी Yes, कहती yes, है, sir. अब कंपनी का जो कंपनी एक्ट 2013 आया है उसने रूल बदल दिया. उसने बोला प्रॉफिट हो चाहे लॉस आप दिखाओगे रिजर्व एंड सरप्लस में ही. सर ये CL क्या है? सर ये करंट एसेट्स नहीं होगा? सॉरी, करंट एसेट्स. सॉरी, करंट एसेट्स ही है वो. ठीक है, सर उसके नीचे क्या लिखा है आपने? मिसलेनियस एक्सपेंसेस. ठीक है, तो अब क्या है कि ये चीजें खत्म हो गई हैं. अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ गया नए रूल के हिसाब से. इन दो चीजों की जगह ले लिया फिक्टिशियस एसेट्स ने. किसने ले लिया है? Fictitious assets. हाँ, वरना अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 को छोड़ दूं तो अभी पुराने के हिसाब से तो चल रहा है, पर नए में अब चेंजेस हो गए. अब वो कहता है कि मिसलेनियस एक्सपेंस, हालांकि कभी सामने आ जाए ना मिसलेनियस एक्सपेंस तो ये होता फिक्टिशियस एसेट्स ही अगर बैलेंस शीट में आ जाए. पर ये बहुत पुराना क्वेश्चन होगा अगर उसमें आएगा तो. नए क्वेश्चन में हम मिसलेनियस एक्सपेंस वर्ड लिखते नहीं है. तो फिक्टिशियस एसेट्स अब उसकी जगह पर आ गया. तो बताओ बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्या क्या होता है? Fictitious assets.
बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शेयर कैपिटल Share रिजर्व capital, reserve and reserve surplus, long-term long-term liabilities, current liabilities, and Current provision. क्या मेरे किसी बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आता है? नो नो सर सर किसी बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि शेयर कैपिटल में क्या आता है? नो No, सर sir. चलो ठीक है। एसेट्स में भी हमें क्लियर है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है हमें क्लियर है। इन्वेस्टमेंट में लेके एक बात होती है, कह रहे सर आप अपने बच्चों को ये समझाओ क्या कि इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है। हमने अब ये कहां से पकड़ लाया आप? कह रहा होती है सर, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और कह रहा है एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो इलॉजिकल नहीं लग रहा आपको? मगर नहीं बेटे, कंपनी के केस में ये इलॉजिकल नहीं होता। अच्छा अगर साइलेंट हो तो क्या होगा? कह रहे साइलेंट तो पक्का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही होती है। अगर हम पैसा अपने बिजनेस में ना लगा के किसी और के बिजनेस में लगाते हैं, जैसे मान लो हमने किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो ठीक है वो नॉन ट्रेड, हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आपको याद होगा इश्यू डिवेंचर में एक टॉपिक आया था, एक वैसे भी एक टॉपिक आता है बायबैक ऑफ शेयर या बायबैक ऑफ डिवेंचर। कंपनी अपने ही डिवेंचर या अपने ही शेयर खरीद लेती है। अच्छा टॉपिक है, पर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कोर्स से हट गया तो उससे सामना हुआ ही नहीं हमारा। तो ये बताओ अगर एक कंपनी शेयर मार्केट में जाके अपने ही शेयर खरीद रही है तो इन्वेस्टमेंट अपने ही बिजनेस में कर रही है किसी बाहर के बिजनेस में कर रही है? सर अपने में ही कर अपने रही है। business में. इसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के केस में पॉसिबल है। अगर कोई मेरे से बोले कि पार्टनरशिप फर्म में भी तो ऐसा हो सकता है, मैं मना कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होता नहीं है। पार्टनर अगर बिजनेस में पैसा लेकर आएगा उसे कैपिटल ही बोला जाएगा, इसलिए वहां ये सब नहीं पॉसिबल होता। कंपनी में क्योंकि शेयर का चक्कर होता है और कंपनी अपनी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, 25% तक की लिमिट होती है, हालांकि कि 25% से ज्यादा नहीं खरीद सकती, बट खरीद सकती है क्योंकि ओपन मार्केट होती है, उसमें कोई भी बायर और सेलर बन के जा सकता है। सो एनीवे इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। साइलेंट है तो क्या मानोगे? Non-trade. Non-trade. ट्रेड नॉन ट्रेड का मतलब क्या होता है? किसी और के दूसरे बिजनेस किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करना। Investment. करते भी किसी और के बिजनेस में ही है, पर ठीक है कंपनी केस में ये थोड़ा सा हो जाता है। क्या मेरे बच्चों को पता है करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? Yes, sir. Yes, sir. यस, चलो गुड। क्या मेरे बच्चों को पता है फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? Yes, sir. Yes, sir. नाम So Sir, goodwill, advertisement advertisement expenses, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया। Deferred amortization expenditure. expense प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का नाम सुना है कभी आपने? यस सर। yes, sir. अंडर राइटर्स कमीशन का नाम सुना है कभी आपने? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. शेयर इशू एक्सपेंस का नाम सुना है कभी आपने? यस सर। Yes, sir. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का नाम सुना है कभी आपने? Yes, Yes, sir. सर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का नाम सुना है कभी आपने? yes, sir. सर। ये नाम याद करो। वो जो नाम आप बोल रहे हो ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो घटिया नाम है, वो बुक 2 में अच्छे लगेंगे। ये नाम ये वाले यूज करेगा ज्यादातर, वो भी कर सकता है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, पर सर वो यूज आप बच्चों को आदत बदलो, क्योंकि रेशो वाली बुक पढ़ा रहे हो आप, वो कंपनी के ऊपर बनी है, तो कंपनी से रिलेटेड जो नाम होंगे ये उनका ज्यादा इस्तेमाल करेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटर कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स के नाम है। बोलो बेटा, क्लियर होगी बात? यस Yes, सर sir. उस जमाने में मेरे सर ने मुझे एक बात बड़े जोर देके बोली थी, और उन्होंने कहा था शैलेंद्र, पूरी अकाउंट की दुनिया में जब तक रहे तब तक मेरी एक बात याद रखियो, और मैंने याद रखी भी। कुछ ही अच्छे टीचर के ऐसे पॉइंट हैं जो मैं कभी भूला नहीं आज तक। उन्होंने कहा पूरी अकाउंटेंसी में कहीं भी शेयर कैपिटल वर्ड अगर यूज हुआ, कहीं कैपिटल वर्ड भी अगर यूज हो गया, उसमें से हमेशा फिक्टिशियस एसेट्स माइनस होगा। ये होते खर्चे हैं, पर ये खर्चे ओनर के माने जाते हैं, इसलिए कभी भी आप कैपिटल लिखो तो उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करना ही पड़ेगा। ये लिखा जरूर इस साइड हुआ है, तभी तो इसको फिक्टिशियस बोलते हैं कि एसेट्स है ही नहीं है। ये दरअसल एक तरह की हमारी लायबिलिटी है, खर्चा है हमारा, ये वो तो मजबूरी में हमने यहां लिखे हुए हैं,
और ये सारे खर्चे होते ओनर के हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये एरो बना के लिख लो कि इसका इन सबका कॉम्बिनेशन इनके साथ होता है, शेयर कैपिटल के साथ। यानी कि कायदे से अगर हम अकाउंट की बात माने, क्योंकि अकाउंट की चलती नहीं है, लॉ की चलती है, तो अकाउंट कहता है मैं शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाना चाहता था फिक्टिशियस एसेट्स को, क्योंकि ये होते उसी के वही कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो वो चीज हम वहां पे नोट कर लो, आप एरो बना के लिख लो कि कहीं भी शेयर कैपिटल लिखोगे माइनस फिक्टिशियस एसेट्स करोगे। अगर आपको याद हो पार्टनरशिप फर्म का गुडविल का चैप्टर, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, और एक दूसरा फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। वहां भी आपको याद होगा कैपिटल वर्ड यूज करते वो फिक्टिशियस माइनस कर देता है। चलो कोई बात नहीं है याद तो अब याद हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया? Yes, sir. सर यस सर। क्या बेटा? ये लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है फिक्टिशियस एसेट्स के नीचे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, इतनी तो साफ राइटिंग है मेरी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। सर तो बैलेंस शीट में जब भी हम शेयर कैपिटल लिखेंगे तो उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करने हैं। क्या हमें बैलेंस शीट बनानी है? सर लेकिन अगर क्वेश्चन हमें बैलेंस शीट बनानी है। नहीं सर, लेकिन अगर शेयर कैपिटल पूछी तो हमें अगर पूछ वो शेयर कैपिटल पूछेगा तो आप सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में बताना, पर हाँ अगर कभी भी फॉर्मूला कोई यूज कर रहे हो फॉर्मूला, तो उसमें ये माइनस कर देगा वो। मैं अभी समझा देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। कर देगा या हम करेंगे? हमें करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो इधर ही लिखेगा। हाँ वो इसको अलग लिखेगा, इसको अलग लिखेगा, वो हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे जब देखना होगा। ओके सर। हमें कुछ नहीं बनाना है ना, हमें शेयर कैपिटल निकालनी है ना, हमें फिक्टिशियस है, हमें एनालिस्ट, हमें ऑफिसर, हमें केवल अपने विजन व्यूज देने हैं कि इस कंपनी की हालत ऐसी है। अब जब हालत देखनी है तो हमारा एनालिस्ट का वे होता है, अपना विजन होता है, वो विजन में तुम्हें देखने की कोशिश, थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस। सर बोलो। शेयर इशू एक्सपेंस कौन से होते हैं? शेयर इशू करने में जैसे आपने किया ना कोई भी अंडरराइटर कमीशन की, तो शेयर इशू के टाइम पे वो भी शेयर इशू एक्सपेंस के एक पार्ट होता है। शेयर्स को इशू करने पे जो भी आपने खर्चे किए होंगे, चाहे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया हो या व्हाटएवर कैसे भी किया हो, वो सब शेयर इशू एक्सपेंस में काउंट होता है। लीगल एक्सपेंस बहुत होता है बेटा, लिटिगेशन एक्सपेंस बहुत होता है। सर एक डाउट था। बोलो। सर सारे फिक्टिशियस एसेट्स इंटेंजिबल होते हैं और सारे इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मैं ये तो तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इंटेंजिबल एसेट्स अलग होता है, फिक्टिशियस एसेट्स अलग होते हैं। क्या गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स होती है? नो नो सर। सर। पेटेंट सर। फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। नो सर। No, sir. ये तेरे दिमाग में तो बहुत ही गलत बात बैठ गई। इंटेंजिबल एसेट्स अलग चीज होती है, फिक्टिशियस एसेट्स अलग चीज होते हैं। बट सारे फिक्टिशियस एसेट्स तो इंटेंजिबल होते हैं ना? चल इंटेंजिबल भूल के मत बोल दियो इनको। इंटेंजिबल अगर मैं इनको बोलता फिर तो तुम सारी बैलेंस शीट गलत बना दोगे। अगर तुमसे पूछेगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां आता है बैलेंस शीट में, तो बोल देगा इंटेंजिबल में आता है। बोलो भाई। कंपनीज बैलेंस शीट में तो कोई फिक्टिशियस एसेट्स है ही नहीं। है क्यों नहीं है? नसीब, दिल और लक के सारे लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 0. ये होता है अदर नॉन करंट एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स आती है। ऐसे ही जो आपने आयरन में पढ़ा था ना कि कार इतनी तेज चलाओ कि शू हो जाओ, पढ़ा था ये यस सर। ये भी अदर फिक्टिशियस एसेट्स है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स आती है, फिक्टिशियस एसेट्स इन्हीं में होती है। अभी ये भी बता दूंगा कौन सी यहां होती हैं और कौन सी यहां होती हैं, वो कैसे पता लगाते हैं, वो बात की बात है। पर ये आपसे किसने कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स का हेड ही नहीं है वैसा अदर में है, इसमें है। समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस सर। सर बोलो बेटा। नॉन ट्रेड और ट्रेड में ये डिफरेंस है कि ट्रेड में कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर रही है और नॉन ट्रेड में दूसरे में अपने अपनी कंपनी के शेयर जब खरीद लेती है तो फिर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है। सर जब हमने गुडविल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी सेम मीनिंग है। नहीं, मैंने क्या बोला? अच्छा तो पार्टनरशिप में शेयर होते हैं सर, लेकिन गुडविल का No, sir. तो पार्टनरशिप में शेयर होते हैं। नो सर। सर तो फिर कैसे करोगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट? अच्छा अपने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करके दिखाओ। सर उसमें लिखा हुआ था ना फॉर्मूले में। करके दिखाओ, उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है। पार्टनरशिप फर्म में इंडिविजुअल में नॉन ट्रेड ही होगी, ट्रेड हो ही नहीं सकती। तभी तो मैंने बोला कि साइलेंट हो तो हमेशा नॉन ट्रेड मानते हैं।
क्लियर? यस सर। सर फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है। आप फ्लोटेशन कॉस्ट को मान लो, चलो वो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है? ओके सर। वैसे कौन सा रूल है जो इसने फिक्टिशियस बना देता है? क्योंकि ये सभी नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं और एक्सपेंस रिकरिंग नेचर का होता है, एसेट्स नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, इसी वजह से सारे फिक्टिशियस एसेट्स बन जाते हैं ये। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए अब बताओ बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है, समझते हैं आराम से। बताओ लायबिलिटी में श्री राम लंका चले पैदल। अब हम पैदल हटा देते हैं क्योंकि प्रोविजन हमें पता है इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये क्या है? शेयर कैपिटल। मान लो ये अमाउंट 150 रुपीज है। ये क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। मान लीजिए ये अमाउंट 100 रुपीज है। ये क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मान लीजिए ये अमाउंट हमारे पास 90 रुपीज है। ये क्या है? करंट करंट लायबिलिटी। टोटल बताओ कितना आ रहा है? टोटल बताओ। 400। इधर बताओ क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट। मान लीजिए ये अमाउंट हमारे पास है 80 रुपीज। फिर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है? नॉन ट्रेड एंड ट्रेड। नॉन ट्रेड और ट्रेड। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मान लो ये 30 रुपए है, ये 20 रुपए है। उसके बाद क्या आता है? करंट करंट एसेट। करंट एसेट। करंट एसेट 11 और 170। और उसके बाद क्या आता है? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स 100 रुपए। देखना टोटल 400 आ रहा है। यस सर। यस सर। सारे बच्चे बैलेंस शीट मेरे साथ साथ कॉपी करो। सर सर अगर एक तरफ डेटर्स लिखा और एक तरफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिखा तो उसे लायबिलिटी माने या डेटर्स को माइनस करके दिखा दे? क्या एक तरफ क्या लिखा है? सर मान लो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी गिवन है और डेटर्स भी गिवन है, तो प्रोविजन को लायबिलिटी माने या फिर डेटर्स को माइनस करके दिखा दे? ना ना ना, डेटर अलग जाएंगे करंट एसेट्स के अंदर और प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। ओके। सबने बैलेंस शीट कॉपी कर ली? यस यस सर। यस सर। चलो मुझे बताओ टोटल एसेट्स कितने की है? 400। सर 400। टोटल एसेट्स कितने की है बताओ? 400। और अगर मैं कहूं 300 की है तो? सिर्फ फिक्टिशियस फिक्टिशियस माइनस कर दिया। अच्छा, तुमसे कोई वाइवा में पूछे कि भाई साहब टोटल एसेट्स कितने के हैं, तो आप बोलोगे 300। तो बोले कि आपने फिक्टिशियस क्यों नहीं ली, तो क्या बोलोगे? क्योंकि वो शेयर एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस होता है। fictitious assets is a part of share capital, not of assets. बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। पूरे रेशो के चैप्टर में, पूरी अकाउंटेंसी के अंदर, पूरी अकाउंटेंसी तीनों बुक की बात कर रहा हूं मैं, कहीं भी टोटल एसेट्स का मतलब फिक्टिशियस उसमें नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। अच्छा बताओ ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे? टोटल लायबिलिटी। कभी इसे टोटल लायबिलिटी मत बोल देना, ये टोटल लायबिलिटी नहीं होता, जान के हैरानी होगी आपको। कह रहा तो ये क्या है सर? कह रहे सर इसे बोलते हैं टोटल इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको? टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी। अगर वाइवा में कोई आपसे पूछे टोटल इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है, ये कोई आपसे पूछे टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है, तो आप से बोल दोगे?
नो No, सर sir. No, sir. मैं बोलूंगा यही बात, मैं बोलूंगा अगर फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है तो ये बात बिल्कुल सच है कि टोटल इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है। बोलो बेवकूफो। यस सर Yes, Yes, sir. sir. और अगर फिक्टिशियस एसेट्स है तो टोटल इक्विटी अलग होगा, टोटल एसेट्स अलग होगा। ये कुछ पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? Yes, sir. RS, sir. सर ये टोटल लायबिलिटी क्यों नहीं है, ये समझ नहीं आया। सर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी नहीं हुआ? अब इक्विटी नहीं, वो तो तुमने हेडिंग बोल दिया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अकाउंट की भाषा सीखो, अकाउंटेंसी अपनी लैंग्वेज सिखा रहा है आपको, एनालिस्ट बन रहे हो आप। Total liability. टोटल लायबिलिटी इसलिए नहीं बोलते कि हमारे लायबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइडर को जो पैसा देना होता है, इसलिए टोटल loan लायबिलिटी का तो मतलब ये है टोटल लायबिलिटी। ये क्या है? अरे क्या है ये? आउटसाइडर का पैसा। Outsider liability. Outsiders liability. ये टोटल लायबिलिटी बोल सकते हो आप इसको। मेरे बच्चों टोटल इक्विटी समझ में आया? Yes, sir. Yes, सर वैसे आपने इस बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी क्यों नहीं दी? थप्पड़ मारो इसके मुंह पे। अब ये नॉन करंट लायबिलिटी चल डाले बेवकूफ आत्मा। ये लोन लिखा है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म लोन ही होता है। अगर मैं इसको करंट बोल रहा हूं तो डेफिनेटली अगर ये करंट होता तो इसमें इंक्लूड होता। यस सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। yes, sir. चलो अच्छा बताओ, टोटल इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है? No, sir. No, sir. सर अगर फिक्टिशियस fictitious एसेट्स ना हो assets तो assets ना हो तो माइनस और फिक्टिशियस अगर गिवन होंगे तो नहीं तो होगा। गिवन हो देंगे तो नहीं। हाँ, ये बात अब आपने समझी। अब स्टूडेंट कहता है एक बात बताओ सर, इतना सस्पेंस मैंने कहा है ही इस चैप्टर में, इस चैप्टर है ही ऐसा। कहता अच्छा चलो ठीक है, आपने टोटल हटा दो, इक्विटी लिख देते आप। मैं कहा नहीं लिख सकता इक्विटी। कह रहा क्यों? मैंने कहा इक्विटी का अलग मतलब होता है। कह रहे इक्विटी क्या होता है? फिर मैं ये ले, इन दोनों का टोटल इक्विटी होता है। इन दोनों का टोटल क्या होता है? Equity. चलो मुझे इक्विटी का फॉर्मूला बताओ। शेयर कैपिटल नॉन करंट Capital. एसेट्स करंट एसेट्स। Plus reserves and surplus minus fictitious assets. बिल्कुल ठीक बताया है जिस बच्चे ने भी बताया। जिसने ये बात बोली है ना कि सर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, मैं उसका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बोलने वाला हूं, क्योंकि उसने ये बात समझ ली कि जब हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो कहीं भी आपने एसेट देखो, टोटल एसेट्स में इसको लिया ही नहीं, क्योंकि आप इसको पार्ट मानते हो कैपिटल का। बोलो बेटा। यस सर Yes, sir. यस सर। अच्छा बताओ, इक्विटी और टोटल इक्विटी एक ही बात होती है? नो सर। Sir. ये वाइवा में पूछेंगे आपसे और इनके जवाब किसी के पास नहीं होते। वो कई बार पूछते हैं टोटल इक्विटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो भी मना कर देना नहीं सर, टोटल इक्विटी टोटल लायबिलिटी नहीं होता, टोटल लायबिलिटी अलग वर्ड होता है। इक्विटी को कुछ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। बोलो ये बात सच है? यस सर यस सर। Yes, sir. होल्डर्स फंड। और कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। ये बात भी सच है? बोलो मेरे बेटे। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, मालिक होता है वो। बोलो बेटे। यस सर यस सर। हालांकि मैं इसको सच नहीं बोलने वाला, मैं इसको झूठ बोल दूंगा अभी, लेकिन ठीक है तुम्हें आइडिया दे देता हूं, पर अभी नहीं है, अभी बाद में बात करेंगे। मैं इसलिए क्योंकि अभी चलो बात ही नहीं कर रहे। चलो आप बताओ, टोटल इक्विटी और इक्विटी सेम बात होती है? नो No, सर sir. नो सर। क्या फर्क होता है? नॉन करंट लायबिलिटी Non current liability और current करंट liability. लायबिलिटी Current liability और current liability. अच्छा चलो मेरे को शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला बताओ। सर शेयर कैपिटल प्लस reserves रिजर्व्स and माइनस minus फिक्टिशियस fictitious assets. बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताया, पर मैंने सुना है हर चीज के दो फार्मूले होते हैं। यस सर। Yes, sir. दूसरा बताओ। The total assets सर टोटल minus एसेट्स माइनस outsider आउटसाइडर liability. लायबिलिटी। दिमाग चल गया? यस सर। Yes, sir. लिखो जरा शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला लिखो साहब आप। शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल। बताओ शेयर कैपिटल कितने तरह की हो सकती है? याद है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक प्रेफरेंस। हाँ, तो दोनों इंक्लूड होती है इसमें। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स।
दूसरा फॉर्मूला लिखो, टोटल एसेट्स। आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं लिख रहा हूं एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है पर मैं फिर भी लिख रहा हूं। माइनस लिखो टोटल डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है पैसा देना। आप चाहें तो इसको आउटसाइडर लायबिलिटी भी कह सकते हैं। लिख ही देता हूं, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। सर बोलो बेटा। सर टोटल एसेट्स 300 माइनस हमारा जो आउटसाइडर्स लोन है। फिगर भर लेते हैं ना, फिगर भर लेते हैं। कौन से आप Math बताओ? नहीं हो रहा सर। बताओ मेरे एग्जांपल में शेयर कैप, ये फॉर्मूला नोट कर लिया आप सबने? यस सर। Yes, sir. शेयर कैपिटल कितनी है बताओ? 150 150 रिजर्व एंड सरप्लस 100 100. 100। फिक्टिशियस एसेट्स 100. 100. तो शेयर होल्डर फंड कितना है? 150 150. टोटल एसेट्स 300 300. टोटल डेप्ट 150. 150. आंसर दोनों से सेम आ रहा है। यस Yes, sir. अगर कोई स्टूडेंट ना एक फॉर्मूले पे बेस होकर उतर गया एग्जाम में तो धोखा खा जाएगा वो, फिर उसे कख समझ में नहीं आना कि क्या बोल रहा है एग्जामिनर कर रहा है। इसीलिए बच्चे परेशान होते हैं। वो बेस पढ़ते ही उन्हें बड़ी जल्दी होती है रेशो पढ़ने की। सर रेशो पढ़ाना शुरू, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो आप। अब मैं कहता हूं बेटा बेस तू जानता नहीं है, न्यूमेरिकल में पागल की तरह धक्के खाएगा, फिर क्या समझ में आएगा तुझे? खा जब तू बैलेंस शीट का विजन, ये तुम्हारे दिमाग में बैलेंस शीट बन जाएगी एक बार को। आपको ये फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, समझ में आएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर बोलो। सर हमने टोटल इक्विटी निकालते टाइम शेयर कैपिटल में से फिक्टिशियस एसेट माइनस क्यों नहीं करे? क्यों करूं? सर क्योंकि इक्विटी प्लस टोटल मैंने आपको ये बोला कि इस साइड के टोटल को टोटल इक्विटी बोलते हैं। मैंने आपसे ये तो पूछा कि टोटल इक्विटी क्या होता है। बैलेंस शीट के जो इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये होता है टोटल इक्विटी। अगर कहीं मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, कई जगह फॉर्मूले ऐसे आएंगे कि आपको फॉर्मूले में टोटल एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, वो तुम्हें बताएगा ही नहीं, उसकी जगह पे टोटल इक्विटी बता देगा। अब बताओ टोटल इक्विटी बता रखा है और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, तो बताओ दिस इक्वल टू दिस होता है? यस सर। यस सर। Uh, उस टाइम पे तुम्हें ये वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। वो अगर वो सारी इंफॉर्मेशन शराफत से बता देता तो मैं शायद आपको इतना पढ़ाता ही नहीं। अब बच्चा कहता है सर आपने टोटल एसेट्स निकालने का फार्मूला नहीं बताया, तो वो हर चीज फार्मूले में ढूंढता है। ऐसे अनलिमिटेड फार्मूले बन जाएंगे, कहां तक रटोगे आप? अभी क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था आपको। बोलो बच्चों, समझ में आया? यस yes, sir. अब एक आखिरी वर्ड पढ़ लो, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? तो मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग के 3 का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। लिख लो यहां पे CE, स्टार्टिंग के 3। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई बच्चा मुझे हिंदी में मतलब बता सकता है? बिजनेस में कितना बिजनेस में लगा हुआ है। बिजनेस में जो पैसा लगाया, कितना पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो मेरे बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का? शेयर कैपिटल Plus reserve and surplus minus non-current liabilities. minus fictitious assets. Fictitious assets. जरा देखना, मैं भी लिख रहा हूं फॉर्मूला। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस, सॉरी, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो आप सेटिस्फाइड हो? यस सर। यस सर। कोई बच्चा ये पूछना चाहेगा कि सर आपने ये इन्वेस्टमेंट क्यों माइनस कर दी? सर मुझे नहीं समझ आया। सर मुझे भी नहीं आया। चलो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? और जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते हैं पैसा, जो पैसा आपने किसी दूसरे के बिजनेस में लगाया, आया ना? यस सर। यस और सर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जो पैसा अपने जो जो बिजनेस पैसा पैसा हम आपने अपने business में बिजनेस में लगाया। लगाते हैं। ये मालिक ने पैसा लगाया है, ये उधार लेके लगाया है। क्या ये सारा पैसा आपने अपने ही बिजनेस में लगाया है? इसमें से इतना पैसा तो आपने दूसरे के बिजनेस में लगाया है। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब भैया जो मैंने दूसरे के बिजनेस में लगाया वो तो माइनस करूंगा ना। Yes, sir. यस सर। अभी भी नहीं आया समझ में?
आ गया सर। आ गया Yes, सर। sir. अब ये बताओ, हर चीज के तो 2 फॉर्मूले होते हैं, हाँ है ना? यस Yes, sir. यस सर। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? The total assets The minus total liability. Assets minus assets external minus liability. non-trade. जल्दी बोलते हो आप लोग बहुत। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग Non-trade investments. फिक्टिशियस fictitious assets. एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बोलो सही लिखा है मैंने? Yes, sir. बताओ मैंने इसको भी एक्सक्लूड क्यों कर दिया? क्योंकि वो इस फॉर्मूले में यूज कर चुके हो। जो फिगर आप इधर यूज कर लोगे, दूसरे फॉर्मूले में वो फिगर यूज नहीं हो सकती। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. माइनस क्या करूं? Current liability. Current liability. देखो भाई, आपको समझनी है, आप देखो, क्योंकि मैं तो बस समझा सकता हूं। ये विजन मेरे टीचर ने तो मुझे बहुत ढंग से समझाया था भाई। मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था उस समय शेयर मार्केट का। महज 35,000 रुपीज को 6 महीने में 23 लाख में उस जमाने में कन्वर्ट करने वाला स्टूडेंट था मैं। तो मेरे साथ बहुत टाइम लगाया उन्होंने, पवन जी ने। तो बड़ा अच्छा, ठीक है, टिक टाइम उनके पास ज्यादा होता नहीं था, तो कभी कभी बोलते थे, पर बोलते बहुत अच्छा थे। कि जब वो कहते थे कि इसकी ये रेशो देखो, ये रेशो बढ़ रही होगी तो लगाना, वरना मत लगाना। उस टाइम पे शेयर मार्केट एनालिस्ट की थी, आज नहीं है। आज की डेट में थोड़ी दूसरे टाइप की है। समझ में आई कुछ बातें? यस सर। Yes, sir. तो ये दूसरा फॉर्मूला समझ नहीं आया। मुझे ये बता दो, इस फॉर्मूले में आपने कौन कौन सी फिगर यूज कर ली है? राइट? Yes, sir. ये भी यूज कर ली, Yes, sir. ये भी यूज कर ली, Yes, sir. ये भी यूज कर ली, Yes, sir. और ये भी यूज कर ली। Yes, sir. अब जो बची हैं वो दूसरे फॉर्मूले में आएंगे। Okay, sir. मेरी ख्याल से पूरी क्लास को ये बात समझ में आ रही होगी। Yes. Yes, sir. यही चीजें आपको ना ढंग से बैठ के पढ़नी पड़ेंगी पहले। कोई ये नहीं कि जल्दीबाजी में रेशो के पीछे पड़ जाए कि मुझे लिक्विडिटी रेशो, 4 तरह की रेशो होती है। मैंने देखो पढ़ाया नहीं आपको लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, मैंने नहीं आपको बताया सोल्वेंसी रेशो क्या होती है, क्योंकि ये सारी की सारी रेशो निकलनी तो इन्हीं से है। तो जिन बच्चों को बैलेंस शीट में क्या क्या बातें छुपी हैं उसे पता ही नहीं, तो मतलब क्या खाक समझेगा वो। यही वजह है कि रेशो एनालिसिस चैप्टर पढ़ने से पहले मैं अपने बच्चों को पहले ये बातें पढ़ाता हूं। अब जैसे मान लो कि एक रेशो है डेब्ट इक्विटी रेशो, एक ट्रायल दे रहा हूं, ट्रायल डेब्ट इक्विटी रेशो, उसमें फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। बता सकते हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है? Shareholder fund plus reserve and surplus. Surplus minus शेयर होल्डर assets. फंड, अगर शेयर होल्डर फंड अगर आप बोल रहे हो तो इक्विटी ही है, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और यहां पर डेप्ट का मतलब वो बताता है नॉन करंट लायबिलिटी। डेप्ट में हम सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी देखते हैं। अब उस समय जिस समय मैं मेन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसमें कोई बच्चा पूछे सर इक्विटी क्या होती है, तो मैं कहा फिर तूने बेकार ही पढ़ाई की है बेटा, तू खाक जानता है। और वो इक्विटी तो आपको लिख के देगा नहीं ना क्वेश्चन के अंदर, वो आपको करंट इन्फॉर्मेशन। क्यों नहीं लेते इसमें? बिजनेस में पैसा नहीं लगा होता ना बेटा, ये मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि सोल्वेंसी रेशो है। सोल्वेंसी रेशो लॉन्ग रन के लिए निकाली जाती है, बस जो लंबे समय तक चीजें हमारे साथ चलती हैं। ओके, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं सिर्फ ये समझा रहा था कि जो मेन 4 रेशो हैं उनके अंदर जो रेशोज आती हैं उनके सबके मीनिंग। अब जैसे मान लो एक रेशो आती है जीपी रेशो, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। अब क्या वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा? No sir. No, sir. निकालना पड़ जाएगा आपको, वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा बस, खाली सेल बता देगा, परचेज बता देगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बता देगा, कहेगा अपने आप निकाल लो। तो इसीलिए मैंने बच्चों को कहा कि बेटा अगर काश एग्जामिनर ऐसे देता तो मैं तेरे को पढ़ाता ही नहीं फिर ये सब चीजें। वो तुझे इंफॉर्मेशन देगा, ढूंढनी तेरे को पड़ेंगी चीजें। कैसे? आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। जो चीजें मुश्किल हैं वो ये है जो मैंने आपको अभी पढ़ाई। इस पे कोई बात करके राजी नहीं होता। आप देखना कि आपके स्कूल में जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, आपके टीचर ने फॉर्मूले लिखवाने शुरू कर दिए होंगे। Yes, sir. और वो बच्चों को कख समझ में नहीं आते, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इनका लिंक है, कुछ नहीं समझ में आता उसे।
और यही वजह है कि बच्चा इरिटेट हो जाता है। कहने को वो कहते हैं हमने बुक 3 खत्म करा दी, खग समझ कहां समझ लेगा बच्चा, उसका फॉल्ट नहीं है, स्टूडेंट का फॉल्ट। अब ये बात पेरेंट्स को समझ में नहीं आती। पेरेंट्स कहते हैं सर स्कूल में कुछ तो पढ़ा दो। अब मैं कहता हूं क्या पढ़ा दूं मैं आप बच्चे को थोड़ा टाइम दो उसे पढ़ने के लिए, तो उसका सेंस डेवलप करने में टाइम लगता है भाई। जब उसका सेंस डेवलप होगा तभी वो इनको एक्सेप्ट करेगा। और फॉर्मूला रट के भी अगर काम चल जाता हो तो मैं भी आप लोगों को ये बात बोल देता कि रट लो चलो। वो इतने तरीके से डाटा देता है कि क्या मिसिंग फिगर से निकाल लेगा, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि ये चीज मिसिंग फिगर से निकल सकती है। आप देखिएगा जब मैं एक क्लास लूंगा तो रफ में आपको ये बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, रफ वर्क में, क्योंकि पता ही नहीं चलता वो कौन सी इंफॉर्मेशन देगा कौन सी छुपा लेगा, आइडिया नहीं रहता हमारे को। सो एनीवे, अब आपके लिए आज का होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपको बैठ के इनको सीखना है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, P&L में क्या क्या आता है, इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलती है। ये सारी बातें समझिए, फॉर्मूले आप बनाइए, इनके रट लिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये वो फॉर्मूले हैं जो बुक में आपको गिवन नहीं है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाता है, हम सिचुएशन ही बना लेंगे पूरी की पूरी अपने आप। हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना जब मैं लिखवाऊंगा तो आपको फॉर्मूला आप बनाने लग जाओगे, खुद ही बना लोगे आप। तो पहले ये कीजिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं मेन रेशो स्टार्ट करूंगा जिसे हम देते हैं रेशो। उसका असाइनमेंट आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट पूछने हैं मेरे बच्चे? नो सर। नो सर। चलिए, आज की क्लास इतनी काफी है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। डन बेटा? ओके सर। Yes, sir. थैंक यू सो Thank you, मच। sir. टेक केयर। थैंक Thank you, sir. बाय सर।